आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर भारत संवाद में मुझे आमंत्रित करने का और इस बातचीत का आयोजन करने का, अनुपम मिश्र पर बात करने के लिए मुझे कहा गया है। मुझे ये एक व्यक्ति है जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। अनुपम जी से मेरा परिचय तो बचपन के समय का रहा है। ऐसा रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ तब अनुपम जी मेरे पिता के साथ ग्वालियर और मुरैना के आसपास डाकुओं के सरेंडर से जुड़े हुए कामकाज में लगे हुए थे। तो ये उन्हीं ने मुझे बताया था कि हमको जब खबर मिली तुम्हारे जन्म की तो हम लोग एक ही बस उस समय यहाँ से इंदौर तक जाती थी, तो उस बस में बैठे और सीधे इंदौर पहुँचे। तो उनका मुझसे परिचय तब से रहा होगा जब मेरा किसी से परिचय नहीं था। जब मैं बड़ा होने लगा तब मैं समझता हूँ 10-1 साल की उम्र में, उस समय 80 का दशक था और पर्यावरण की चेतना अगर आप दुनिया भर में ढूंढने चलें कि ये जो नई चेतना पर्यावरण की आई है ये कैसे आई है, तो इसकी अलग अलग धाराएं हैं। और वो धाराएं या तो 60 के दशक में उभर कर आती हैं या 70 के दशक में। उसमें कम से कम 2 धाराओं को हम चिन्हित कर सकते हैं। एक धारा पश्चिम के खाए पिए देशों से निकलती है, जहाँ पर समाज का एक हिस्सा खुशहाल हो गया था और उसमें परमाणु हथियारों को लेकर बहुत बड़ा डर आ गया था। दूसरे विश्व युद्ध का समापन एक एटॉमिक बम के धमाके के साथ ही हुआ और उसके बाद का समय पूरी दुनिया के लिए बेहद डरावना समय था, जब लोगों को ये पता लग गया था कि आज मनुष्य के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो एक बटन दबा के इतना विनाश कर सकता है जिसकी कल्पना पहले महाकाव्यों में न की गई हो। ये चिंता धीरे धीरे पर्यावरण की चिंताओं से यूरोप में और अमेरिका में जुड़ने लगी और वहाँ का पर्यावरण आंदोलन खड़ा हुआ। वहाँ का पर्यावरण यूरोप और अमेरिका में मध्य वर्ग होता है। हमारे देश में मध्य वर्ग बहुत ही आसानी से इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमारे देश में कोई मध्य वर्ग जैसी चीज़ है नहीं। हमारे यहाँ पर्यावरण की चेतना बहुत साधारण ग्रामीणों से शुरू होती है। इसमें ऐसे लोग थे जो 50 के दशक में, 60 के दशक में, जिन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने जंगल, अपने जल स्रोत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छीनते हुए देखे थे। और ये ऐसे लोग थे जो पर्यावरण पर सीधे निर्भर थे। आप पाएंगे इसमें, और जो यूरोप और अमेरिका में पर्यावरण आंदोलन खड़ा होता है उसमें ये एक मूल भेद है। यूरोप और अमेरिका में संभ्रांत खाए पिए लोग अपनी चिंताओं को लेकर पर्यावरण से जोड़ रहे थे, जबकि भारत में जो पर्यावरण आंदोलन खड़े होते हैं उसकी एक धारा के लिए ये कोई दूसरी चीज़ें ठीक करने का या पर्यावरण ठीक करने का आंदोलन नहीं था। उनके लिए ये जीवन मरण का सवाल था। और ऐसे लोग जिनके लिए पर्यावरण का विषय जीवन मरण का प्रश्न हो, इनका पहला व्यवस्थित मुंशी अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो अनुपम मिश्र को कह सकते हैं। अनुपम मिश्र के लिए 2 शब्द बहुत ज़रूरी होते थे, जो वो उसमें से एक शब्द था जो वो सबको बताते रहते थे, मुंशीगिरी। वो ये बार बार कहते थे कि अपना काम है अपने समाज की मुंशीगिरी करना। काम करने वाले लोग अलग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात हमको उनसे समझनी है, दूसरे ऐसे लोगों को समझानी है जो वो काम कर सकते हैं। ये चेतना अनुपम जी में कहाँ से आई? अनुपम जी का जन्म 1948 के 22 दिसंबर को 1947 के 22 दिसंबर को वर्धा में हुआ, जहाँ पर उनके पिता महिलाश्रम में पढ़ाने का काम करते थे। उनके पिता जाने माने कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र।
उनकी माँ सरला मिश्र, सही में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम पर उतने खरे उतरते हों, लेकिन हम उन्हें अम्मा जी कहते थे। और अम्मा जी सही में सरल होना क्या होता है, सरल भाव से जीवन जीना क्या होता है, उसका जीवित उदाहरण हम सब लोगों के लिए थी। वर्धा में जन्म होना और उस माहौल में जन्म होना जहाँ पे गांधी जी के सबसे करीब के सहयोगी रचनात्मक कामों में, तरह तरह के प्रयोगों में लगे रहते थे, इसका असर तो उन पे था। लेकिन इस तरह के माहौल में बड़े होने वाले लोगों में एक तरह का अहंकार भी कभी कभी दिखता है, जो अनुपम जी में बिल्कुल नहीं दिखता था। उनमें ये बोझ कभी नहीं दिखता था कि मेरे पिता एक जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं, या हमारे घर में बहुत बड़े बड़े लोगों का यूं ही आना जाना रहता है। अनुपम जी लगभग महीने भर के थे जब सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि गांधी जी दिल्ली से वर्धा पहुंचेंगे, लेकिन खबर वर्धा ये पहुंची कि दिल्ली में 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद कुछ समय वहीं परिवार रहा, फिर हैदराबाद, फिर बेमेतरा से होता हुआ 1958 के आसपास उनका परिवार दिल्ली पहुंचा, जहां भवानी प्रसाद जी यानी अनुपम जी के पिताजी को संपूर्ण गांधी वाङ्मय के हिंदी संस्करण के संपादन का काम सौंपा गया। इसके पहले उनका परिवार स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी कीमत अलग अलग तरह से चुका था। कैसे? भारत छोड़ो आंदोलन में भवानी बाबू को 3 साल की जेल हुई। जेल में रहते हुए परिवार का कोई आसरा नहीं था। 2 लड़के थे, अनुपम जी के 2 बड़े भाई थे। संबंधियों के यहाँ रहकर जैसे तैसे वो कठिन समय उन्होंने काटा, और फिर जेल से छूटने के बाद जब वापस आए तब परिवार एक तरह से फिर से एक हुआ। लेकिन जिन परिवारों ने उस समय के बलिदान, उस समय के विछोह की कीमत चुकाई है, उसकी कहानी सही में वही बता सकते हैं। और भवानी बाबू क्योंकि कवि थे और समाज के साधारण भाषा के कवि थे, तो उनकी कविताओं में आपको इसकी झलक मिल जाएगी कि उसकी कीमत क्या थी। हालांकि वो कीमत में कोई अपना छाती कूटा नहीं होगा कि हम कितने महान थे और हमने कितना बलिदान दिया, जिस तरह की बातचीत आप साधारणतया सुनेंगे। उसमें वो समय अलग था। उस समय हमारे समाज में गहराई का मोल जाना जाता था, और लोग अपनी प्रशंसा खुद करना, कई लोग तो इसे घोर पाप मानते थे, और ये माना जाता था कि जो अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं वो अपने काम में अपनी ही सफलता ढूंढ रहे हैं, अपने समाज, अपने लोगों की सफलता नहीं ढूंढ रहे। भवानी बाबू बिल्कुल उस तरह के व्यक्ति थे। हम लोगों ने बचपन से उन्हें देखा, उनके साथ खेले। हमारा परिवार सन 68 में दिल्ली पहुंचा, जब गांधी शताब्दी के आयोजन हो रहे थे, शुरू हुए थे, उनकी तैयारी हो रही थी। गांधी शताब्दी के आयोजन तो वैसे 1962 में शुरू हो गए थे, यानी गांधी शताब्दी के 7 साल पहले। लेकिन जब वो काम तेज़ी पे आए, तब इन संस्थाओं में ये ललक रहती थी कि देश भर से ऐसे कार्यकर्ता जोड़े जाएं जो अलग अलग काम इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें समाज को कुछ उपयोगी मिले, उन लोगों की प्रतिभा से बड़े आंदोलनों को थोड़ी ताकत मिले। तो ये एक जन संग्रह का एक बहुत बड़ा प्रयोजन गांधी शताब्दी के आयोजन बन गए थे, और उसी में हमारा परिवार वहाँ पहुँचा। मेरे पिता पत्रकार थे, उन्हें प्रकाशन का काम सौंपा गया, और 1969 में उनकी पहली मुलाकात अनुपम जी से होती है, जब अनुपम जी को उनके साथ काम करने के लिए कहा गया। थोड़ा बहुत आना जाना हुआ। हम लोग उस समय दिल्ली में गांधी स्मारक निधि में रहते थे। सन 72 में भवानी बाबू का सरकारी काम पूरा हुआ और उन्होंने सरकारी घर छोड़ दिया, और उनका परिवार भी गांधी स्मारक निधि में आ गया। वो 21 नंबर में रहते थे, हम 9 नंबर में रहते थे। मैं समझता हूँ 1972 की
1972 के अंत में दीपावली के आसपास उनका परिवार वहाँ आया और लगभग एक से इलाके से उनका परिवार और हमारा आया था। बहुत बड़े संबंधियों के साथ, बड़े मोहल्लों में, आस पड़ोस के साथ बहुत प्यार से रहने की आदत थी उनके परिवार को भी और हमारे परिवार को भी। तो एक नए शहर में उनका परिवार और हमारा परिवार एक दूसरे का आसरा बन गए। अनुपम जी की याद मुझे लगभग 70 के दशक के बाद के हिस्से से हल्की हल्की है। मेरा जन्म 73 का है। 80 के अंत में हमारे दादाजी की एक बहुत ही अजीब सी, उसके बाद हमारा परिवार गांधी स्मारक निधि से चला गया। मेरे पिताजी वापस पत्रकारिता में आ गए, लेकिन उसमें ये मान के चला जाता था कि वो जो भी काम करेंगे उसमें अनुपम जी साथ में अपने आप बिना कहे जुड़ जाते थे। 1980 में हमारे दादाजी की चंडीगढ़ में एक बहुत ही अजीब सी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो उनका शरीर लेकर हम एक गाड़ी से दिल्ली आए। उस गाड़ी में कोई 7-8 लोग ठुसे हुए थे और ऊपर हमारे दादा का शरीर रखा हुआ था। तो दिल्ली से अनुपम चाचा भी उसी गाड़ी में ठुस गए और हमारे साथ इंदौर तक गए, क्योंकि ये मान के चला जाता था कि हमारे परिवार ये एक ही परिवार है। 80 के दशक के शुरू में पर्यावरण की बातें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी और ये भी समझ में आने लगा था कि ये अनुपम चाचा नामक व्यक्ति बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। एक तो वो प्रसन्न लगते थे, लेकिन जब वो बात करते थे तो उनकी बात बहुत काटती हुई लगती थी। उनके सामने अगर आप कोई जिस तरह की बातें बच्चे मूर्खता में कर देते हैं, सभी करते हैं, वो कभी कर देते थे तो वो टोकते थे, लेकिन उसमें कोई नीति का उपदेश नहीं होता था। उसमें वो बात इस तरह से समझाते थे कि सामने वाले को अचानक समझ में आ जाए। और जैसा हम लोगों के परिवारों में होता है, घर का छोटा लड़का छोटे बच्चों के साथ बहुत रमता है। तो अनुपम जी 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे और उनकी एक छोटी बहन भी थी। और जब बड़े लोग दूसरे बड़े लोगों के साथ बैठते थे तो अनुपम चाचा बहुत आसानी से बच्चों को खिलाने के लिए आ जाते थे। और ये आपको, जिस किसी ने उनको करीब से देखा है वो बताएगा, उनमें बच्चों को बहलाने का गुण अद्भुत था। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी भाषा में इसका बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने कभी भी बच्चे की नज़र से दुनिया को देखना छोड़ा नहीं। बच्चे नीचे से ऊपर देखते हैं बड़े लोगों को, और अनुपम जी जीवन भर सभी लोगों को नीचे से ऊपर देखते रहे या आंख मिला के देखते रहे। उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में कभी ऐसा कुछ नहीं था जो ऊपर से नीचे देखता था। मुझे कई तरह के लोगों के साथ काम करने को मिला है, और जब हम दफ्तरों में काम करते हैं तो हर किसी को कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो करने का मन नहीं होता। मैंने पाया है कई मेरे ऐसे बॉसेस ने आके मुझे कहा कि नहीं, इसको अभी करने की ज़रूरत है, तुम करके दो। अंत तक अनुपम जी को जब कोई ऐसा काम मुझसे करवाना होता था तो खुद आते थे, जबकि वो कभी भी बुला सकते थे मुझे, खुद आते थे, कंधे पे हाथ रख के कहते थे, देखो मुझे पता है तुम्हें ये काम पसंद नहीं है, लेकिन अभी इसको करने की ज़रूरत है, कर दो। और इतने सालों में मेरा ऐसा विश्वास हो गया था कि अगर अनुपम जी कुछ कह रहे हैं तो वो कर देना चाहिए, क्योंकि उससे जो लाभ मिलेगा वो अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे चल के समझ में आएगा। ये धीरज मुझ में लाने वाले अनुपम जी ही थे, और बचपन से थे, क्योंकि उनकी बातचीत में मैंने ये हमेशा देखा था कि वो बहुत हल्के से और लगभग सुझाव भी शायद शब्द गलत होगा, रूपकों में बात करते थे किसी से। और ये महिलाओं में आपको ये गुण मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को घरों में ऐसे बड़ा किया जाता है कि उनको पुरुषों को हमेशा सम्मान और श्रेय देने के भाव से ही बात करनी चाहिए। ये आपको मिलेगा महिलाओं में या समाज के उन लोगों में जो किसी कारण से दीनहीन हैं और जिन्हें सत्ता के विद्रूप समीकरण पता होते हैं। अनुपम जी ने कभी ये संवेदना छोड़ी नहीं।
इसीलिए उनकी भाषा बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम कर जाती है। अनुपम जी का टोकना मुझे इसलिए भी पसंद था कि बहुत से लोगों को प्रशंसा अच्छी लगती है, और मुझे ये कम उम्र में समझ में आ गया था कि बहुत सारी प्रशंसा केवल व्यवहार और दिखावे के लिए होती है। आज भी मैं पाता हूँ कई लोग आके ये कह देते हैं कि अरे हम आपका लिखा पढ़ते रहते हैं, जबकि उनकी बातचीत से मुझे समझ में आ जाता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ ये दबाव महसूस हो रहा है कि वो अगर किसी लेखक के सामने खड़े हैं तो उससे कहते हैं कि हम आपको पढ़ते रहते हैं। अनुपम जी के साथ ये दिक्कतें कभी नहीं आती थी। वो पहले से ही लोगों को ये कह देते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। ये सहजता पहले हमारे समाज में बहुत आसानी से मिलती थी। मैंने अपनी कम उम्र में ऐसे कई वृद्धजन देखे हैं जो शादी ब्याह में, घर परिवार के मिलने में, मोहल्ले में, समाज में बात करते हुए अपनी मूर्खता का खुद वर्णन करते थे, मजाक करते थे और फिर कहते थे हाँ ये हमारी मूर्खता थी, हमने गलती की। क्योंकि सामाजिक जीवन में सहजता सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आज जिस एक गुण का सबसे ज़्यादा लोप आप अपने आसपास देखेंगे वो है सहजता। क्योंकि बहुत से लोग आज, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो उनको लगभग ये दबाव लगातार महसूस होता रहता है कि उनको दूसरों से अलग दिखना है, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ दूसरों पे प्रभाव डालना चाहिए। और सामाजिक जीवन ये नहीं होता। सामाजिक जीवन में आप उन लोगों के बीच रहते हैं जिन्होंने आपको बचपन से देखा है और जो आपको मृत्यु तक आपके साथ रहेंगे, आपको देखते रहेंगे। उनके साथ आप कुछ और नहीं बन सकते, उनके साथ आप पाखंड नहीं कर सकते, उनके साथ आप जो हैं उससे कुछ और दिखने का प्रयास भी करेंगे तो वो आपको टोक देंगे। और इसके बीच में एक, और ये हिंदी की समाज में मैंने देखा है थोड़ी ज़्यादा होती है, लोगों को, मैं जैसे हिंदी की गोष्ठियों में जाता हूँ तो वो शुरू ही ऐसे होती हैं कि अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो इनके कहने के कुछ लायक, इनके बारे में कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। और मैंने पाया आम तौर पे जो लोग इस तरह से भाषण शुरू करते हैं उनको 20 मिनट दिया जाए तो 40 मिनट के पहले रुकते नहीं हैं। लेकिन वो शुरू इसी से करते हैं कि अब इनके बारे में तो मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ। तो इस तरह की भाषा की विद्रूपताएं अनुपम जी इतना जल्दी पकड़ते थे, और वो किसको बताते थे और किसको नहीं बताते थे इसका ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका ध्येय कभी ये नहीं होता था कि किसी को ठेस पहुंचानी है, लेकिन सत्ता के समीकरणों को पलट के बताना, किसी की आलोचना के नाते नहीं, उस संबंध की विद्रूपता निकालने के लिए, उसमें जिस तरह के सत्ता के संबंध निहित हैं जिनको लोग किसी न किसी आडंबर में ओढ़ के रखते हैं, उसको बहुत सहज ही उनको दिखाना आता था, बिना आलोचना के, बिना कटुता के। मुझे लगता है ये गुण उनको कुछ हद तक तो अपने पिता को देखते हुए आ गया होगा, क्योंकि भवानी बाबू को जितने लोग जानते हैं उनकी कविता में जिस तरह की पहलवानी रहती है उतना ही निर्मल स्नेह आपको उनकी कविताओं में दिखेगा। उसमें कभी सत्य से भागने का भाव नहीं होगा, हमेशा सत्य का सामना करने का भाव होगा, लेकिन सत्य का सामना करते हुए अपने प्रचंड पराक्रम से सामने वाले को किसी तरह से प्रभावित करने की उसमें ज़रूरत आपको नहीं दिखेगी। सहजता होगी, भाषा की सहजता, विचार की सहजता, रूपकों की सहजता। तो वो अनुपम जी में उनको सहज ही मिल गई थी। ये हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन हर किसी अच्छे कवि या लेखक की संतानें वो नहीं कर पाती जो अनुपम जी कर सके। तो उसके कारण क्या हैं ये हम थोड़ा आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ, मैंने आपसे पहले एक शब्द कहा अनुपम जी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द था, मुंशीगिरी। अपने लोगों की मुंशीगिरी करना है, जो अच्छा विचार मिलता है उसे जोड़ना है, ध्यान से जोड़ना है, ये मान के नहीं कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं, आप उनके मुंशी हैं। मैंने पाया है
कई सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण के आंदोलन में काम करने वाले इस तरह से बात करने लग जाते हैं कि वही उन लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने ये भाषा अनुपम जी, इस तरह के रूपक, इस तरह की भाषा अनुपम जी के व्यवहार में कभी नहीं देखी। हमेशा ये कहते थे कि उन लोगों के लिए काम करने के लिए हम जा रहे हैं, काम करने वाले वो हैं, हमारा काम उनके सहायक की भूमिका में है। छोटे थे तो उनके जैसा कई जाने माने लोगों की संतानों को पता लगता है, उनके माता पिता के बारे में लोगों को पता लग जाए तो वो उन्हीं की आंख से देखने लग जाते हैं। अनुपम जी के स्कूल में उनके टीचरों को पता नहीं था कि इनके पिता वही हैं जिनकी कविताएं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उनके किसी सहपाठी ने एक टीचर से ये कह दिया कि ये कविता तो इनके पिताजी ने लिखी है। टीचर को ये विश्वास नहीं हुआ कि इतने जाने माने कवि का बेटा उनके सरकारी स्कूल में उनके सामने बैठा होगा। तो उन्होंने इनको डांटा कि तुम ये गलत कह रहे हो। तो अनुपम जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या, तुम्हारे पिता का नाम बताओ। उन्होंने कहा पिता का नाम तो यही है। तो टीचर को कुछ संदेह हुआ होगा, हो सकता है। तो टीचर घर पे देखने आए, और जब वो घर आए और भवानी बाबू से मिले, परिवार के दूसरे लोगों से मिले, तो उनको तब ये आभास हुआ कि ये बात क्या थी और उनकी चूक क्या थी। तो ये अनुपम जी का स्वभाव है, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ये अनुपम जी की अकेली ही महानता रही है। हमारे समाज में ये गुण माना जाता था। आजकल आप पाएंगे बहुत से लोगों से बात करते हुए 2 मिनट के अंदर वो प्रसिद्ध लोगों के नाम गिनाने शुरू कर देते हैं जिन्हें वो जानते हैं, और आसानी से ये भी कह जाते हैं कि अरे उनसे तो जो जानते हैं हम ही जानते हैं, बाकी लोग तो सब बेकार हैं। आपको ये भाव सबसे ज़्यादा गांधी विचार के लोगों में मिल जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने हमारे समाज के जो सबसे बढ़िया मूल्य थे उन्हें अपने भीतर पोसा, पहले अपने आप को उन मूल्यों के हिसाब से प्रशिक्षित किया, फिर अपने सबसे करीब के लोगों को प्रशिक्षित किया, और फिर अपने करीब के लोगों को इस तरह से तैयार किया कि वो समाज में व्यापक रूप से दूसरे लोगों के लिए वही प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं जिसमें हमारे समाज के सबसे ऊंचे, सबसे गहरे मूल्य फैले, नए लोगों तक पहुंचे, और किसी उपदेश या नीति के संदेश के नाते नहीं, व्यवहार के नाते। तो दूसरा शब्द जो अनुपम जी के पास मिलता था, जो वो इतने लोगों को नहीं बताते थे, अपने पास के लोगों से कहते थे, वो है साकव। साकव मराठी का शब्द है। मराठी जानने वाले लोगों को ये अंदाज़ा होगा। साकव एक छोटी सी पुलिया होती है जो महाराष्ट्र के उन गांवों में बनाई जाती है जो पहाड़ी इलाकों में हैं, और जहां चौमासे के समय, बारिश के मौसम में इतना पानी गिरता है कि वो गांव दूसरे गांवों से कट जाते हैं। जल स्रोतों में इतना पानी आ जाता है कि उनको पैदल पार करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में केवल चौमासा काटने के लिए उस इलाके के गांव छोटे छोटी पुलिया बनाते हैं, कच्ची पुलिया, जो कुछ समय के लिए होती है। और अनुपम जी ये कहते थे कि मेरा काम साकव का काम है। अपने समाज में जिन लोगों की आपस में बातचीत कम हो गई है, जिन लोगों ने एक दूसरे को अच्छे विचार छांट के बांटना बंद कर दिया है, उन्हें जोड़ने का काम हमें करना है। और ये काम उन्होंने पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान में प्रकाशन के काम से शुरू किया। 1972 में गांधी जयंती के समय गढ़वाल से एक कार्यकर्ता आके रुके हुए थे, और जो लोग पीछे खड़े रहते थे उनके पास अनुपम जी एकदम जल्दी से पहुंच जाते थे। आप पाएंगे सभा गोष्ठियों में जो लोग मंच पे बैठे होते हैं या आगे बैठे होते हैं, साधारणतया लोग सभा के बाद पीछे उनकी तरफ आते हैं। अनुपम जी ऐसे व्यक्ति थे जो पीछे बैठे हुए लोगों की ओर जाते थे, सहज ही रूप से। ये कोई दुनिया को संदेश देना या इस तरह की बातों के नाते नहीं। तो उन्होंने जाके उस व्यक्ति से बात शुरू की होगी। उन्होंने बताना शुरू किया कि गढ़वाल में उनके इलाके में
जंगल की कटाई बड़ी मात्रा में हो रही है और ग्रामीणों को इसकी घोर चिंता हो रही है कि उनके जंगल चले गए तो उनका पानी चला जाएगा, उनकी खेती चली जाएगी, उनकी ज़मीन तक चली जाएगी। क्योंकि गढ़वाल की उन ऊंचाइयों पर खेती करने के लिए ज़मीन अगर बचे तो तब बचती है जब उसको बांध के रखने वाले वनस्पति वहाँ हों। और ये काम उस इलाके के पेड़ बखूबी करते हैं कि वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। वहाँ जितनी तेज़ बारिश होती है उस बारिश में वो वहाँ की मिट्टी बह न जाए। तो ग्रामीणों को ये डर था कि अगर ये जंगल कट गए तो उनके पास बचेगा क्या, उनके जानवरों के पास चारा ना होगा, उनकी ज़मीन पे असर पड़ेगा, पानी नहीं होगा। तो अनुपम जी ने ये सुना और वो उनको पकड़ के दिनमान पत्रिका के दफ्तर ले गए, संपादक से मिलाया। ये व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिनका आज खूब यश है और उनका यश जितना होना चाहिए शायद उससे थोड़ा कम ही है, क्योंकि चंडी प्रसाद जी आज भी उन कामों में लगे हुए हैं जिसमें वो उस समय लगे हुए थे। उस समय चंडी प्रसाद जी एक बस के कंडक्टर का काम करते थे और साथ में गाँवों को जोड़ने में भी लगे रहते थे। ये आंदोलन महिलाओं से शुरू हुआ था और इसके कई रूप निकल कर आए, इसके कई नेता हुए, इस आंदोलन का बड़ा यश हुआ और इसका नाम था चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन के पहले मुंशी अनुपम मिश्र थे। अगर लोग आंदोलन के लोगों का नाम जानते हैं तो उसका कारण ये है कि अनुपम जी ने अपना नाम कभी आगे नहीं किया। गौरा देवी बहुत बड़ा नाम है चिपको आंदोलन का। गौरा देवी की हिम्मत से आज आप पाएंगे दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलन प्रेरणा पाते हैं, साहस पाते हैं। गौरा देवी का एकमात्र जो चित्र आसानी से मिलता है वो अनुपम जी का खींचा हुआ है, जिस पे अनुपम जी ने अपना कॉपीराइट तक कभी नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि गौरा देवी और उनका पराक्रम और उनकी कथा समाज की संपत्ति है, वो समाज में जानी चाहिए। हमारे समाज की लड़कियों को पता लगना चाहिए कि हमारे देश की साधारण महिलाओं में किस तरह की वीरता हो सकती है, ताकि उनके मन में उसके बीज पड़े। 1972 में ही डाकुओं के समर्पण का काम जयप्रकाश नारायण ने हमारे पिताजी को सौंपा, तो उनके साथ अनुपम जी भी उस काम में लग गए। काम कई तरह से बहुत कठिन था और बहुत तेजी से करने वाला था। चंबल से अनुपम जी का परिचय उस दौर में हुआ और उन्होंने अंत तक अपने कुछ बढ़िया परिचय यहाँ तक बना कर रखे। इस नाते नहीं कि ये नेटवर्किंग करनी है या इनसे हमको कल कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इस नाते कि ये अपने लोग हैं। हो सकता है इन पर कोई संकट हो, उसमें अपने को जाके खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है अपने पे कोई संकट आ जाए, जब इन लोगों का साथ चाहिएगा, इन लोगों का अनुभव चाहिएगा, इनका विचार चाहिएगा। 1975 में इसी तरह का एक आंदोलन नर्मदा की घाटी में बन रहे बांधों की प्रतिक्रिया में खड़ा हुआ, जिसका नाम था मिट्टी बचाओ आंदोलन। वहाँ के किसानों को ये समझ में आने लगा कि बांध से मिट्टी की बहुत परेशानी हो रही है, पानी का भूजल का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी या तो नमकीन हो जाती है, उसका मिट्टी में उपजाऊ तत्व कम होता जाता है। इस आंदोलन को शुरू में चलाने वाले लोगों में बनवारी लाल चौधरी नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके बारे में 2 मिनट यहाँ बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि उनका अनुपम जी पर असर बहुत गहरा था। बनवारी लाल जी अपने स्कूल में पढ़ रहे थे, तब शायद 20 के दशक या 30 के दशक की बात होगी ये। गांधी जी उस स्कूल में आए और गांधी जी ने वहाँ कुछ समय बात करने के बाद पूछा कि तुम छात्रों में से कौन है जो मेरे साथ देश की सेवा का काम करेगा। सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, जिस तरह की हमें आदत होती है, कोई भी अच्छी चीज़ कही जाए तो हम उस समय एकदम हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन एक बालक ने हाथ खड़ा नहीं किया था। गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुमने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? तो बनवारी लाल जी ने उनसे कहा कि मेरे परिवार पर ऋण है और जब तक वो ऋण न चुक जाए तब तक मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद बनवारी लाल जी ने पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करके वे
कृषि विभाग में लग गए, उनकी आमदनी होने लगी। बहुत कम खर्चे में उन्होंने जल्दी से जल्दी परिवार पे जो ऋण था वो चुकाया। जिस दिन ऋण चुक गया उस दिन नौकरी छोड़ी, इस्तीफा दिया। वर्धा आके गांधी जी के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा, आपने कहा था कि आपको देश की सेवा का काम करने के लिए लोग चाहिए। मैंने उस समय मना किया था क्योंकि परिवार पे ऋण है, आज ऋण चुक गया, मैं हाजिर हूँ। इस तरह के थे बनवारी लाल चौधरी। बनवारी लाल जी जो शिविर करते थे तो वो शिविर बहुत आनंददायक होते थे, और उन्हीं शिविरों में कभी उन्होंने अनुपम जी को उनका बीज मंत्र दिया था, जो ये था कि कोई बड़ा काम अगर सामाजिक भाव से करोगे तो वो कभी इसलिए नहीं रुकेगा कि साधन का अभाव है। अच्छे काम के साधन अपने आप मिल सकते हैं अगर आप में साधना का भाव हो। ये सबक अनुपम जी ने जीवन भर भुलाया नहीं। उनके हर काम एकदम कम खर्चे में होते थे, और जिस तरह से वो चिपको आंदोलन के मुंशी बन गए थे, चिपको आंदोलन के लोगों को दिल्ली तक लेकर आए, उनका परिचय दूसरे लोगों से कराया, दूसरे पत्रकारों को, इन विषयों पर शोध करने वाले लोगों को, प्रोफेसर्स को अपने साथ लेके गढ़वाल तक गए, उनको वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलाया। ये सब करते हुए आपको बहुत सारे जो पुराने कागजात मिलेंगे उनमें आपको नाम कहीं कोने में मिलेगा कि अनुपम मिश्र हमें लेकर वहाँ गए, और उससे ज़्यादा आपको नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि अनुपम जी ये करा के एकदम पीछे हट जाते थे। उनके मन में जो साकव का भाव था वो कभी इतना बड़ा पुल बनाने का नहीं था जो हम अपनी बड़ी नदियों के ऊपर बना के उन नदियों को सुखा के उनकी तरफ झांक के देखना तक भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने विकास में इतरा रहे होते हैं। अनुपम जी को इतनी ऊंचाई से कुछ नहीं देखना था। मिट्टी बचाओ आंदोलन की बात उन्होंने सब तक पहुंचाई, उस पर एक पुस्तिका लिखी। इस तरह के आंदोलन जहां भी होते थे उसमें अनुपम जी को भेज दिया जाता था। ऐसे ही बीकानेर में जब गौचर बचाने का आंदोलन हुआ तो उसमें अनुपम जी पहुंच गए। धीरे धीरे उन पर लोगों का इतना विश्वास होने लगा था कि अगर वो कहते थे कि यहाँ चल के देख लो तो लोग जाते थे, क्योंकि चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं का नाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए और व्यापक समाज में चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं की चेतना जगाने के लिए जो उन्होंने काम किया था, उसके बाद उन पर कई लोगों को भरोसा होने लगा था। तो अगर वो कहते थे तो लोग जाने को तैयार रहते थे। अनुपम जी अपने कॉलेज के ज़माने में समाजवादी आंदोलन में रहे, लेकिन अनुपम जी का समाजवाद कभी बहुत ज़ोर से नारा लगाने वाला समाजवाद नहीं लगा, और फिर एक बार वो उस आंदोलन के राजनीतिक पक्ष से हटे तो फिर किसी भी आंदोलन के राजनीतिक पक्ष में वो नहीं गए, क्योंकि उनका कहना था कि अपना काम समाज का काम है, समाज की बातचीत का है, समाज की मुंशीगिरी का है, वो काम जिनका होगा उन्हें करने दो। ये भेद कर पाना। अनुपम जी के घर में शायद उनके दादा ने या उनके पिताजी ने कभी ये कहा होगा कि चाहते हैं कि घर में कोई संस्कृत पढ़े, तो जब कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो वो संस्कृत पढ़ने चले गए। संस्कृत में एमए किया और फिर पीएचडी करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र पर आधारित ऐसे सजीव शिल्प बनाने का प्रस्ताव दिया जिससे लोगों को नाट्यशास्त्र का सही में आभास हो सके। और उसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ 30 पन्ने की हम आपको थीसिस लिख के दे देंगे। आज तक अगर आप इस तरह की पीएचडी हमारे देश के अकादमिक जगत के विभागों में जाके कहेंगे तो कोई करने नहीं देता, लेकिन विदेशों में इस तरह के काम का बड़ा बड़ा मूल्य होता है, उसको लोग सर माथे पे रखते हैं। लेकिन अनुपम जी की पीएचडी का प्रस्ताव ये वाला स्वीकार नहीं हुआ, और केवल पीएचडी करने के लिए, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए वो पीएचडी करने वाले नहीं थे। तो वो छोड़ के आके गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक सहायक की भूमिका में लग गए। प्रकाशन का काम, संपादन का काम, लिखने का काम, दूसरों से लिखवाने का काम, फोटोग्राफी। अपने भाई से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी। उनके सौंदर्य बोध पे भी उनके भाई का असर था, जो प्रशिक्षण से आर्किटेक्ट थे
और बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे। तो अनुपम जी ने अपने घर में एक डार्क रूम बनाया। उस समय फ़ोटो खींच के उनको अपने हाथ से डेवलप करना पड़ता था। सबसे पहला डार्क रूम मैंने उन्हीं के घर पे देखा। एक छोटे से कोने में उन्होंने बना के रखा था। तो संस्कृत उन्होंने सीखी, लेकिन मुझे बहुत बाद में जाके पता लगा कि उन्होंने अपना बीए और एमए संस्कृत में किया है, क्योंकि जिस भाव से अनुपम जी दूसरी अपना उनकी जो गांधी जी की समझ थी या राजनीतिक समझ थी, जिस हल्के हाथ से वो रखते थे, उतने ही हल्के मन से अपना संस्कृत का प्रशिक्षण भी रखते थे। आप पाएंगे साधारणतः आपको कुछ लोग ऐसे टोकते हुए मिल जाएंगे कि कोई संस्कृत का अगर किसी कारण से उच्चारण में गलती कर दे तो जानने वाले लोग उन्हें डांटने लग जाते हैं, अपमानजनक बात तक कह देते हैं। मैंने कभी अनुपम जी को किसी को टोकते हुए, अपमानित करते हुए नहीं देखा। अगर उनको कोई बात ज़रूरी लगती थी, बहुत धीरे से कंधे पे हाथ रख के कहते थे, देखो इसको ऐसे कहना ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये कह के वहाँ से वो हट जाते थे। ये भाव नहीं होता था कि इसको मुझे नियंत्रित करना है, ठोक पीट के आज अभी सही कर देना है, जो आपको बहुत से कार्यकर्ताओं में मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उनकी बातचीत ही ऐसे होती है कि अंतिम ज्ञान उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे खत्म हो जाता है। मैंने ये व्यवहार गांधीवादी कार्यकर्ताओं में भी देखा है, लेकिन ये गांधी में नहीं था। गांधी जी हर किसी को सुनने वाले, हर किसी को मानने वाले व्यक्ति थे। और गांधी जी कभी किसी से अपनी सहमति मांगते हों, आग्रह करते हों, ऐसा नहीं था। गांधी जी सहयोग मांगते थे, इसीलिए वो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम कर सकते थे। और आप पाएंगे जो लोग राजनीति की सक्रिय खिड़की से बाहर नहीं देख सकते, उनका आग्रह होता है कि वो उन्हीं के साथ काम करेंगे जो उनके मत के साथ हैं। इस तरह की बातचीत में, मत का भेद करने की बातचीत में सम्मति की जगह नहीं होती। और अनुपम जी को ये भाव था कि गांधी विचार का काम सम्मति बनाने का काम है। उसमें कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाएं, इसकी जगह नहीं हो सकती। उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भाव खत्म होना चाहिए, तभी सम्मति आ सकती है। जब छोटे को छुटपन का बोझ ना लगे और बड़े को बड़प्पन का अहंकार ना हो, तब सम्मति बन सकती है। और इस सम्मति को बनाने का भाव उनके भीतर खूब था। जीवन भर उनका काम इसी तरह की सामाजिक सम्मति बनाने का था। तो ऐसे कई उनके पुराने दोस्त हैं जिनमें किसी कारण से मनमुटाव हो गया, और अनुपम जी धीरे धीरे उनको पटा के उनकी बातचीत फिर से शुरू करवा देते थे। 80 के दशक में जब वो बीकानेर के गोचर आंदोलन में गए, तो वहां जाने का उनका पहला कारण कुछ और था। गांधी शांति प्रतिष्ठान जहां वो काम करते थे, उसके सचिव राधाकृष्ण जी को एक चिट्ठी एक पुराने साथी को भिजवानी थी, और वो चिट्ठी महत्वपूर्ण थी, हाथ से पहुंचानी थी। तो उसको पहुंचाने का काम, इस तरह के सारे कामों में अनुपम जी हमेशा आगे रहते थे, क्योंकि उनको ये लगता रहता था कि हाथ का काम, कुछ बनाने का काम, इस तरह के काम जिन पे दूसरे ध्यान नहीं देते, अपना हुनर तराशने का मौका होता है। और सारे काम करने लायक होते हैं, तो वो काम भी करने चाहिए जो दूसरे नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने के लिए लोगों में होड़ होती है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कोई करना नहीं चाहता। तो अनुपम जी स्वभावतः उन चीज़ों की ओर जाते थे, ऐसे कामों की ओर जाते थे जिन्हें कोई दूसरा करना नहीं चाहता, क्योंकि उनका श्रेय नहीं मिलेगा, उससे सफलता नहीं मिलेगी, उससे प्रशंसा नहीं मिलेगी। अनुपम जी को ये नहीं चाहिए था। उन्हें प्यार चाहिए था, सहयोग चाहिए था, और वो उन्हें इतना आसानी से मिलता था। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जो अनुपम जी को बिल्कुल पोंगा मानते थे, क्योंकि हमारे समाज में गंभीरता से उन्हीं को लिया जाता है जो राजनीतिक विषयों पर मजबूती के साथ अपना मत रख सके। और आप पाएंगे परिवारों के भीतर भी राजनीतिक संबंध होते हैं। अपनी बात आग्रह से कहने की क्षमता परिवारों में आमतौर पे बड़े लोगों की होती है, छोटे लोगों से उनका मत नहीं पूछा जाता। और ये भाव अनुपम जी में था।
तो उनको लगता था कि हमको मत देना ही नहीं है, अपना अपना काम करना है। मैं भी अपने परिवार में सबसे छोटा था, तो मुझे ये चीज़ें बहुत कम उम्र से समझ में आ जाती थी और मैं एक तरह से अनुपम जी के साथ साथ घूमता रहता था। क्योंकि मुझे एक तो सौंदर्य बोध, किसी चीज़ में अगर टोकना हो, आलोचना करनी हो तो बहुत प्यार से, हल्के हाथ से करना। और ये समझ में आता था कि इस व्यक्ति का जीवन बहुत मज़ेदार है, कठिन है, क्योंकि अनुपम जी बहुत मेहनत करते थे। कठिन है लेकिन मज़ेदार है, उसमें रस है, उसमें आनंद है। तो बचपन से उनके साथ मुझे कबाड़ी बाज़ार जाने का बहुत शौक़ था। कबाड़ी बाज़ार दिल्ली में उनके घर के पास ही लगता था, जहाँ से वो छोटी मोटी चीज़ें कुछ लेकर आते थे, घर में जो उपयोग आ जाए, किसी के मित्र के उपयोग में आ जाए, और वो फालतू चीज़ों को, फेंक दी गई चीज़ों को, उसमें मूल्य देखते थे। आप पाएंगे इस बातचीत में बार बार ये चीज़ आ रही है कि अनुपम जी वहाँ मूल्य ढूंढ रहे हैं जहाँ साधारणतया दूसरे लोग कोई मूल्य देखते नहीं हैं। ये काम उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन आप गांधी जीवन का स्वरूप देखेंगे तो वो यही काम है। कमज़ोर लोगों को ढूंढ के उनको मजबूत बनाना, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि हर व्यक्ति में गुण होते हैं। हम जिन विभाजनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उसमें धर्म का विभाजन होता है, जाति का विभाजन होता है, भाषा का विभाजन होता है, बड़े छोटे का विभाजन होता है, और एक बड़ा अजीब विभाजन होता है, वो है ज्ञान का। हमारे समय का सबसे बड़ा अंधविश्वास अगर राजनीति है तो सबसे बड़ा आतंक ज्ञान का आतंक है, जिसमें जो व्यक्ति कोई किसी विषय को अच्छे से जानता है वो दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से चाहे अनचाहे, जाने अनजाने आतंकित करता है, जिसमें भाव ये होता है कि तुम नहीं जानते हो, पढ़ लिख कर आओ तब तुम इस योग्य होगे कि हम तुमसे बात करेंगे। इस ज्ञान के आतंक से, इस ज्ञान के आतंक का बोध उन्हीं को होता है जो कुछ चीज़ें जानते हैं और अधकचरे ज्ञान वाले लोगों से इसलिए आतंकित रहे हैं क्योंकि वो सत्ता समीकरणों में उनके ऊपर है। अनुपम जी के मन में ये प्रतिज्ञा थी कि अपना हर काम सौंदर्य के साथ होना चाहिए, उसमें कहीं से भी ज़बरदस्ती का भाव नहीं आना चाहिए, और ये मुझे मोहक लगता था। मैं स्कूल के समय से उनके साथ यात्रा करने लगा था, और एक मेरी पर्यावरण में रुचि कैसे जमी इसका एक कारण और है। हमारे स्कूल के पास दिल्ली का एक बहुत ही सुंदर संग्रहालय हुआ करता था, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो उस समय का हमारे देश का शायद सबसे अच्छा संग्रहालय था। और जब स्कूल में बाकी लड़के तड़ी मार के फिल्म देखने जाते थे तो मैं तड़ी मार के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री आ जाता था, क्योंकि उस समय वहाँ पर्यावरण पर ऐसी फिल्में दिखाई जाती थी। उस समय टीवी था नहीं, हम लोगों के घर भी टीवी उस समय बाद में आया, और टीवी में ऐसी कुछ एक चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन वहाँ बढ़िया फिल्में देखने को मिलती थी। वहाँ प्रकृति का अध्ययन करने वाले लोग आते थे और बच्चों से बात करते थे, और ऐसे नहीं बात करते थे कि हम तुम्हें ज्ञानी बना देंगे और महान लोगों के पद चिन्हों पे चल के तुम भी महान बनो, ऐसे उपदेश नहीं होते थे। सौंदर्य से बात होती थी। वो प्राणी जगत का सौंदर्य दिखाते थे, वनस्पति जगत का सौंदर्य दिखाते थे, और मुझे वो भी बहुत मोहक लगता था। तो अनुपम जी की फांस उनके सौंदर्य से पड़ी, उनके हास्य भाव से पड़ी, उनके आनंद से पड़ी, और दूसरी तरफ पर्यावरण की बड़ी चेतना इस संस्थान से आई, जो कुछ साल पहले एक आग में जल के ख़त्म हो गया। मैं उस सड़क से तक नहीं आजकल गुजरता, क्योंकि अब तक वो बना नहीं है, और वहाँ जाके रोना छूटता है। कॉलेज में आया तब मेरा अनुपम जी से मिलना जुलना बढ़ चुका था, और तब तक तालाब की किताब, जिससे उनका काफ़ी यश है, वो तैयारी के आखिरी चरण में आ गई थी। लेकिन ये किताब कितने साल में बनी है ये कोई सोच नहीं पाएगा, क्योंकि 80 के दशक के मध्य में उनको इसका अंदाज़ा लग गया था कि हमारे समाज ने पानी की व्यवस्था अलग तरह से की है,
ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी दृष्टि थी उसने हमारे जल प्रबंधन की ऐसी की तैसी की है, जैसी बहुत सी दूसरी और चीज़ों की भी की है। उसको धीरे धीरे बना बना के तैयार करने में उनको कई साल लगे, और उसमें इस तरह की बातें हैं कि ये कोई छोटी सी चीज़ उनको अगर समझ में नहीं आ रही तो कुछ हफ्ते तक उसको छोड़ देते थे, और फिर एक दिन बस में बैठ के उस जगह पहुंच जाते थे जहां से वो ये बात समझ सकें। उस किताब में ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने के लिए वो एक एक जगह बार बार गए हैं, एक छोटी सी चीज़ की पुष्टि करने के लिए। क्यों करते थे? बार बार मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिलती थी, समाज के मुंशी हैं, ध्यान से अपना काम करना है, अपने समाज का काम कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, और अगर गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना है, उसको उसी समय ठीक करना है। और ये भाव आपको गांधी जी में बार बार मिलेगा। जिन लोगों के मन में गांधी जी हैं उनमें आपको मिलेगा। और मैंने इतने सारे ऐसे गांधीवादी देखे हैं जिन्हें अगर उनकी कोई गलती पता लग जाए तो वो पहले जो उनको गलती बता रहा है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि ये हमारा अपमान कर रहा है। गांधी जी ने अंत तक, जब उनका यश पूरी दुनिया में फैल गया था, तब उनको कोई छोटा सा बच्चा जाके अगर बता दे कि आप में से ये चूक हो गई, गांधी जी सार्वजनिक रूप से अपनी चूक मानते थे, सबको बताते थे और अपनी भूल में सुधार कर लेते थे। बच्चों को भी लगता होगा, बच्चों का आत्मविश्वास कितना बढ़ता होगा जब उन्हें पता लगता होगा कि हम इस व्यक्ति का मत बदल सकते हैं। ये भाव क्या रहा होगा ये मैं जानता हूं, क्योंकि शोध करने की क्षमता मुझ में बचपन से रही है। चीज़ों को ढूंढना, खोजना, मुझे इसमें रस आता है। कोई दूसरों पर एहसान करने के लिए नहीं, मुझे इसमें रस आता है। तो बहुत कम उम्र से मुझे घर परिवार में, आस पड़ोस में और धीरे धीरे दूसरे लोग भी किसी विषय पर शोध सामग्री इकट्ठी करने का काम दे देते थे। मैंने ये लगभग 10-12 साल की उम्र से कई लोगों के लिए ये काम किया है। लेकिन मैंने ये पाया कि जब लोग आपसे कुछ शोध करने के लिए कहते हैं तो साधारणतया उनके मन में एक निष्कर्ष निकला हुआ है, और वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप उस निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए सामग्री उनको लाके दे दें। और ये काम, ये रवैया मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों में देखा है जिनका नाम लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अनुपम जी जब कुछ पूछते थे कि ये चीज़ खोज के लाओ तो मेरी ऊर्जा एकदम बढ़ जाती थी। उसका कारण ये था कि मैंने बहुत कम उम्र से देखा था कि अगर आप कोई बढ़िया चीज़ खोज के ले आओ तो अनुपम जी एक तो मानते थे, बहुत प्यार से उसको उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसे अपना लेते थे। तो बहुत कम उम्र से मुझे ये आभास होने लगा था कि अगर मैं मेहनत करूं तो इस व्यक्ति का विचार बदल सकता हूं। और ये भाव मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं आया। इसीलिए अनुपम जी जब कोई रिसर्च करने के लिए कहते थे तो मुझ में एक अलग तरह की स्फूर्ति आ जाती थी। और ये कोई उस समय की बात नहीं है जब वो 40 साल के थे, जब बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता उन्हें पोंगा मानते थे। मैंने ऐसे कई वामपंथी लोग देखे हैं जो कहते थे कि ये सांप्रदायिक है। मैंने ऐसे कई एक धर्म में विश्वास करने वाले लोग देखे हैं जो कहते थे कि ये समाजवादी है। मुझे अनुपम जी में न कोई बहुत ज़्यादा वाद दिखे, न कोई विवाद दिखा, संवाद बहुत दिखा। और संवाद, ये वाद विवाद और संवाद का भेद आपको गांधी जी की भाषा में लगातार मिलेगा। गांधी जी की भाषा में कभी किसी को गलत सिद्ध करने का आग्रह नहीं होता, उसमें यह होता है कि हमें सत्य जानना है। इसीलिए अगर मुझसे चूक हो जाए तो किसी और की बात मानना कितना आसान है। ये बात कहाँ तक जाती है, मैं इसका उदाहरण आपको, मेरे लिए जो सबसे बड़ा उदाहरण है, देखिए अनुपम जी पर मेरा इतना विश्वास क्यों था कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ के उनके साथ काम करने को तैयार रहता था, उसके कारण मैं यहाँ पे वीडियो में आपको नहीं बता सकता। कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ। जो बातें बता सकता हूँ उनमें एक उदाहरण देता हूँ। अनुपम जी, मैंने आपसे कहा कि 72 के समय से हिमालय, खासकर गढ़वाल जाने लगे थे, वहाँ से उनके संबंध हो गए थे। वो संबंध अंत तक उन्होंने निभाए।
वहाँ जाके उन्होंने छोटी नदियाँ देखी थी जो मंदाकिनी में, भागीरथी में आके मिलती हैं। ये नदियाँ छोटी हैं, लेकिन वो जिस घाटी में बहती हैं वो घाटी सीधी कटी हुई लगती है। और वहाँ के ग्रामीण समाज से उन्होंने ये सुना था कि ये नदियाँ हिमालय से भी पुरानी हैं। अनुपम जी ये बिल्कुल मानते थे कि ये नदियाँ हिमालय से पुरानी हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी लिखा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा था कि इसको ठीक से जान नहीं पाए हैं। तो 72 में सुनी समझी बात 2013 तक उन्होंने 12 तक अपने मन में रखी। 2012 में एक दिन उन्होंने मुझे बुला के कहा कि देखो ये बात मैंने सुनी है और मैं ऐसा मानता हूँ, जरा मालूम करो कि ये सही है कि नहीं। भूगर्भ शास्त्रियों से मैंने बात करनी शुरू की, धीरे धीरे उसकी सामग्री जोड़नी शुरू की। तो मेरे एक भरोसे के भूगर्भ शास्त्री हैं, कई सालों में मैंने देखा है कि उनकी समझ और उनकी सामग्री पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि आपको ये बात क्या लगती है, क्या सही में हिमालय की नदियाँ हिमालय से पहले से रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ज्ञान का आतंक, मैंने आपसे कहा कि हमारे समाज में सबसे बड़ा आतंक ज्ञान का है, जिसमें लोग दूसरों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो सही में जानकार होते हैं उनका भेद कैसे करना चाहिए। मुझे ये समझ में आया कि जो सही में किसी बात को जानते हैं वो उसका भेद करके आपको बताते हैं, और वो अपनी जानकारी की सीमा आपको पहले बता देते हैं कि मैंने ये अध्ययन किया है, उसमें से इतना जानता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जानता। जो लोग ऐसे बात करते हैं उन पे मेरा सहज भरोसा हो जाता है, और जो सर्वज्ञान का दावा करते हैं मैं पीछे की गली देख के वहाँ से निकल लेता हूँ। तो इन्होंने मुझसे पहले कहा, भूगर्भ शास्त्री हैं, कि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मेरे शोध में, मेरे अध्ययन में इतना तो समझ में आता है कि ऐसी बड़ी सदानीरा नदियों के लिए ग्लेशियर चाहिए, और ग्लेशियर तभी हो सकते हैं जब पहाड़ इतने ऊपर हो जाएं कि उनके ऊपर हिमनद लगातार बने रहे। अब ये बहुत सहज बात है, लेकिन ये कोई प्रशिक्षित व्यक्ति को ही समझ में आ सकती है। अब मुझे ये अटपटा लगा कि मुझे वापस जाके अनुपम जी को एक ऐसी बात, और ये तब की बात है जब अनुपम जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, तब ऐसे लोग जो उन्हें पोंगा मानते थे वो भी उनकी प्रशंसा करने लगे थे। तो मैं उनके सामने ये जाके कैसे कहूँ कि आप जो मानते थे वो गलत है। खैर, जब ये मुझे समझ में आया तो अगले दिन जाके मैंने उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये समझ में आया है। सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए उनका चेहरा असमंजस में लगा मुझे। 2-1 मिनट तक वो इधर उधर कुछ और काम कर रहे थे, ये वो करते रहे। तब तक वो शायद अपने मन में इसको घोल के देख रहे होंगे। फिर रुके और उन्होंने कहा चलो अब ये बात ख़त्म। 1972 से जो बात वो मानते थे उसको उनके सामने बड़े हुए लड़के के शोध पे उन्होंने अपने अंदर से हटा दिया। एक बहुत बड़ी समस्या है आज हमारे समाज में, जो लोग दूसरों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, दूसरों में तरह तरह का ज्ञान देना चाहते हैं, और अगर वो न पाएं तो ठूस ठूस के भरना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आपको अगर सामने वाले से विश्वास चाहिए तो आपको उस पर विश्वास पहले करना पड़ेगा। और गांधी जी में और बहुत सारे दूसरे और नेताओं में आपको अंतर ये दिखेगा। ऐसा नहीं है कि गांधी जी में संदेह नहीं है, या विज्ञान में जिस तरह की शंका पे जोर दिया जाता है वो नहीं थी। उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि नहीं थी, ये सब उनके पास था, लेकिन उनका मूल भाव विश्वास का था, अपने लोगों पे विश्वास करने का था। इसीलिए उन पर उनकी हत्या की कितनी कोशिशें हुई। गांधी जी ने कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं ली। जब उनकी सुरक्षा का काम अनौपचारिक रूप से दूसरे लोगों को सौंपा गया तो उन्हें भी टोक के उन्होंने कहा कि मेरी जान बचाने के लिए अगर कोई और मर गया तो ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। ये उस व्यक्ति में आता है जो अपना प्रारब्ध
अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देने को तैयार होता है, और ये उस व्यक्ति में आता है जिसके मन में इतना प्यार हो। और मैं पाता हूँ आज बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कभी अपने मन की डोर, अपनी बुद्धि की डोर किसी और के हाथ में विश्वास से नहीं दी है, या अगर दी है और धोखा खाया है तो फिर कहा है कि हम किसी और को नहीं देंगे। गांधी जी धोखा खाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसमें वो भाव रहता था जो आपको, एक सुंदर शेर है, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आज, रंजिशी सही मेरा दिल ही दुखाने के लिए आज। जिनसे आपका संबंध हो उनसे आप झगड़ा भी कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं, आप झगड़ा उनसे नहीं कर सकते जो आपके अपने नहीं हैं। तो जिन लोगों, गांधी जी में अगर ये भाव था, तो जो लोग सही में मन से, मैं आपको एक भेद बुनियादी बताता हूँ, बहुत सारे राजनीतिक लोग और बहुत से गांधीवादी लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका गांधी जी से संबंध वही है जो किसी शराबी का लैंपपोस्ट से होता है। शराबी के लिए लैंपपोस्ट लड़खड़ा के गिरने से बचने का साधन होता है। उसे लैंपपोस्ट का सहारा चाहिए ताकि वो गिरे ना, उसको पकड़ के खड़ा रहे झूमता हुआ। उसको ऊपर से आते हुए प्रकाश से कोई मतलब नहीं होता। हमारी राजनीति ने, सभी दलों ने गांधी जी की बातचीत, उनके जीवन भर के प्रयोग, उनका लगभग उसी तरह से तिरस्कार किया है जैसा लैंपपोस्ट के आने के प्रकाश से शराबी करता है। और वो सब गांधी जी का नाम वैसे ही लेते हैं जैसे गिरने से बचने के लिए कोई लैंपपोस्ट को पकड़ के रखता है। जो आपको सही में गांधीजन मिलेंगे उनमें गांधी का विश्वास मिलेगा और उनमें गांधी का उल्लास मिलेगा। आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के उनके कुछ साल छोड़ दीजिए जो उनका बहुत बुरा समय था, उसको छोड़ के आप अगर उनके चित्र देखेंगे तो आपको सहज आनंद मिलेगा। आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति ऊबा हुआ था या दूसरों को नीति के उपदेश दे दे के थक गया है। गांधी जी के नाम पे नीति के उपदेश देने वाले आपको बहुत मिलेंगे और वो बात करते हैं और आपको पता लग जाएगा कि वो ऊबे हुए हैं और वो दूसरों को गांधी जी के नाम पे उबा रहे हैं। जो सही में गांधी जी में डूबे हुए हैं उनमें आपको रस मिलेगा, विश्वास मिलेगा। और मैंने ये रस और विश्वास अनुपम जी से पाया और बहुत से लोगों से पाया, लेकिन कुछ कारणों से अनुपम जी से ज़्यादा पाया। और उसका असर ये पड़ा कि मेरे अंदर भी हर व्यक्ति में कुछ गांठ होती है, वो धीरे धीरे खुलने लग जाती है। गांधी विचार ऐसा नहीं है कि वो हड़बड़ी में समझा जा सके। अगर आप गांधी जी का पत्राचार क्रांतिकारियों के साथ या उस तरह के लोगों के साथ जो एकदम जोशीला आंदोलन तभी चाहते थे, अगर आप उनका पत्राचार देखेंगे तो बार बार आता है कि तुम हड़बड़ी में हो, जरा धीमे चलो। जल्दी का काम शैतान का होता है, अच्छा काम धीरे धीरे लगातार करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गांधी जी कोई छोटे से छोटा काम भूल जाते थे, उन्हें अपने सारे काम लगातार याद रहते थे। तो बहुत जोश से करने का पटाखे जैसा भाव भी उनमें कभी नहीं रहता था, और कोई चीज़ लंबी है तो इसलिए छोड़ देना, ऐसी ऊब भी उनके अंदर नहीं रहती थी। रुचि रहती थी, आनंद रहता था, रस रहता था, विरोध का काम भी आनंद से करते थे। अगर अनीति का विरोध करना है, लड़ जाना है, जान दांव पे लगा देनी है तो भी आनंद से लगानी है। और लोग आजकल ये बात करते हैं कि गांधी की बात जवान लोगों को समझ में नहीं आती। गांधी जी के जीवन से आपको दो बातें अगर लगातार मिलेंगी तो एक आनंद भाव मिलेगा और दूसरा रोजगार की चिंता मिलेगी कि हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। स्वाभिमान के साथ अपनी रोजी रोटी लोग कैसे कमा सकते हैं, ये दो चिंताएं सबसे ज़्यादा दिखेंगी। और आपको दुनिया में कहीं भी जवान लोग मिलेंगे तो ये दो उनकी चिंताएं होती हैं। लेकिन हमने गांधी जी की बातचीत इस उबाऊ ढंग से करनी शुरू कर दी है। एक तो एक सीमित संकीर्ण राजनीतिक खाके के आगे बाहर कोई बात ही नहीं होती। उसमें दोनों तरह के लोग होते हैं, जो पत्थर चलाना चाहते हैं और जो पूजा करना चाहते हैं। तो ये
भाव मैंने कहाँ से पाया? अनुपम जी से। अनुपम जी ने मुझे बचपन से कह दिया था तुम्हें गांधी जी को नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? मैंने उनसे पूछा नहीं। उसका कारण ये है कि अनुपम जी मुझसे कई ऐसी बातें कहते थे जिसका फ़ायदा मुझे बाद में होता था। ये मुझे बहुत कम उम्र में समझ में आ गया था कि अगर चाचा कह रहे हैं यहाँ चलना है तो चले जाओ, उसमें कुछ होगा, आगे कुछ लड्डू वड्डू खाने को मिलेगा जो अभी बता नहीं रहे वो। तो इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे ही कर जाता था। तो उन्होंने मुझे बचपन में कह दिया था कि गांधी जी को मत पढ़ना। मैंने नहीं पढ़ा। कॉलेज में आ गया, तब उन्होंने धीरे से कहा देखो अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हिंद स्वराज पढ़ लो। तो उस समय मैंने हिंद स्वराज पढ़ लिया, शायद सेकेंड ईयर में रहा हूँगा या फर्स्ट ईयर में। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने चुन चुन के गांधी जी की बातें मेरे सामने रखनी शुरू की। मैंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति से इतना अच्छा परिचय राम मनोहर लोहिया का नहीं पाया जितना अनुपम जी ने मुझे दिया। और सीधे किताब नहीं पकड़ाई मेरे हाथ, छांट के 4 पन्ने निकाल के मेरे सामने रखे कि देखो ये 4 पन्ने पढ़ के देखो, देखो ये व्यक्ति कैसे लिखता है, इसका विचार क्या है। विनोबा के बारे में मैं साधारण जो बातचीत 2-4 वाक्य चलते रहते हैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। अनुपम जी ने विनोबा की चीज़ें छांट के बिल्कुल संक्षिप्त करके मेरे सामने कम उम्र में रखना शुरू किया कि देखो ये बढ़िया चीज़ है, ये पाने लायक चीज़ है। और इसी तरह से उन्होंने गांधी जी की चीज़ें धीरे धीरे छोटी छोटी और इस तरह से सामने रखना, ये ध्यान रख के रखना कि ये बालक, ये युवक किस अवस्था में है, क्या ये इसको पचा पाएगा, अगर नहीं पचा पाएगा तो इसको ज्ञान से आतंकित नहीं करना है। एक समय ऐसा आया कि भारत सरकार का एक ज्ञान आयोग बना। ज्ञान आयोग में किन्हीं कारणों से तब तक अनुपम जी का नाम थोड़ा फैल गया था तो उनको रख दिया गया। गए वो वहाँ ज्ञान आयोग में बैठे, वहाँ से ढेर सारे कागज़ उनको भिजवा दिए गए, जैसे ऐसे आयोगों के सदस्यों को भिजवाए जाते हैं। तो वो सारे कागज़ उन्होंने लेके अपने किनारे रख लिए और जैसे वो कबाड़ी बाज़ार से फालतू चीज़ें चुन के लाके सुंदर बना के दूसरों को देते थे, वो ज्ञान आयोग के कागज़ निकाल के अपने काम में लेने लगे। और फिर एक समय ऐसा आ गया जब कुछ कागज़ नहीं होता था तो किसी सहयोगी से कहते थे कि कागज़ नहीं है, ज़रा ज्ञान आयोग ला के देना। तो हम सब लोगों में धीरे धीरे ज्ञान आयोग एक रूपक बन गया था जो ज्ञान के आतंक का प्रतीक था, जो इस तरह की बातचीत का प्रतीक था, जो सामने वालों को नीति के उपदेश देने से थकती नहीं है, जो ये मान के चलती है कि सारा ज्ञान हमारे पास है और सामने वाले का उद्धार करना तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं अपितु परम कर्तव्य है। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की दृष्टि की बहुत धीरे से हवा निकालते थे हम लोगों के मन से। और ये ऐसा हो गया था कि बहुत सी बातें केवल आंख के इशारे से समझ में आ जाती थी। और ऐसे काम करने का रस क्या था वो मैं इस तरह की बातचीत में किसी को बता नहीं सकता। मैंने कोशिश की है कि उसे लिख सकूं, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तब आंख भर आती है और शायद उनके जाने का दुख अभी इतना सहनीय नहीं हुआ है कि उनके पास से, करीब से जो चीज़ें सीखी हैं वो दूसरों को उतनी आसानी से बता सकूं। कुछ समय की और ज़रूरत है, जब आ जाएगा तब मैं आपको मुझे बताने में मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि अनुपम जी शायद ये मानते होंगे कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो जिन लोगों ने मुझसे सीखा है वो उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो वो उन लोगों से सीखा था जिन्होंने उनको उदारता से सामाजिक विचार, साधन, मेहनत, प्यार, दिलदारी से दिया था। समय के नाते हम कहाँ पहुँचे हुए हैं? 1.25 घंटा हो गया है, क्षमा कीजिएगा, मुझे कोई इतना लंबा खींचने की इसको समय का अनुशासन मानना चाहिए, लेकिन ये कोई बिना पढ़ी समझी बात है और करने लगा तो समय का अनुशासन टूट गया।
ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये एक अनुरोध करूँगा कि जब ये किताब तालाब जिसका जिक्र हो रहा था, ये किताब जिस साल आई थी 1993 में, तो अनुपम जी पे मेरे पिताजी ने एक लेख लिखा था, और वो लेख एक ऐसे व्यक्ति पे है जो उनके इंटर्न की तरह उनके साथ काम करने आया था, उनके सहायक की तरह। और आप वो लेख पढ़ते हुए ये आभास करेंगे कि जिस व्यक्ति से उन्होंने काम सीखा, वो व्यक्ति कई मामलों में उनको उस्ताद मानने लगा है। और उस लेख का अंतिम वाक्य है कि अनुपम जैसे लोगों की पुण्याई पे हम जैसे लोगों का काम चलता है। ये बहुत से लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि उस समय उनकी और अनुपम जी की बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, कई मामलों को लेके मतभेद हो गए थे, लेकिन पुराना प्यार कभी गया नहीं। हम अपने आपस के ऐसे लोग जिनसे हम इस तरह की बातें सीखते हैं, उनसे किसी भी तरह का मतभेद हो, वो प्यार बना के रखें और अपने लोगों को किसी तरह के ज्ञान से आतंकित ना करें, उनकी आँख से दुनिया देखें और अपना काम उनको सौंदर्य के साथ बताएं। इसकी प्रार्थना के साथ मैं ये बात पूरी करता हूँ। आपने यहाँ बुलाया, उसका